भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली ट्रेड डील ने मोदी सरकार को और भारत को मुश्किल में डाल दिया है। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, कि अमेरिका के सामने झुकना पड़ा और भारत का फैसला अमेरिका कर रहा है। और आज जब बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुई है, डील फाइनल हुई है, तो इस खबर ने भारत सरकार को और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है और अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, तो बांग्लादेश ज़्यादा आगे नज़र आ रहा है। उस डील में अमेरिका बांग्लादेश को अहमियत दे रहा है, लेकिन इंडिया को अहमियत नहीं दी गई। जब भी अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात की बातचीत हुई तो हमेशा इंडिया ने अमेरिका को तरजीह दी और इंडिया को लगा कि पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका इंडिया को तरजीह देगा, इंडिया की बात मानेगा और अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की ज़्यादा वैल्यू है, पाकिस्तान की ज़्यादा अहमियत है और लगातार इंडिया के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया। अमेरिका ने इंडिया का अपमान किया। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तो लगातार अमेरिका ने मजाक भी उड़ाया। अब इंडिया की लड़ाई इन दोनों बांग्लादेश से भी चल रही है। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव भी हो रहा है और कल ही यानी 12 फरवरी को आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे बांग्लादेश में। आम चुनाव से पहले, नई सरकार बनने से पहले ही बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने ट्रेड डील को फाइनल कर लिया और जो ट्रेड डील अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हुई है उसमें अमेरिका इंडिया के मुकाबले में बांग्लादेश को अहमियत दे रहा है। ये दोनों ट्रेड डील है, बिजनेस डील है और इसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश का ज़्यादा फ़ायदा होगा अमेरिका की मार्केट में और इंडिया का नुकसान होगा। और इस खबर के सामने आ जाने के बाद अपोजिशन का हंगामा, अपोजिशन का हमला और ज़्यादा तेज़ हो गया है। पार्लियामेंट में भी लोकसभा के एमपीज़ ने या राज्यसभा में एमपीज़ ने इस पर आवाज़ उठाई है। सोशल मीडिया पर लोग वीडियोस बना रहे हैं। इधर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है और कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया है। उसके अलावा अमेरिकी सदर के एक बयान को भी बहुत ज़्यादा कोट किया जा रहा है। अमेरिकी सदर की ये पुरानी वीडियो है, उनका ये पुराना बयान है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर तबाह कर दूं, ख़राब कर दूं, बर्बाद कर दूं। अब ये ट्रेड डील है क्या और किस तरह इंडिया में इस पर बहस हो रही है। ख़ुद कश्मीर के जो लोग हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं, जो किसान हैं वो परेशान नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो कम्युनिटीज़ है या जो बिज़नेस कम्युनिटी से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उन सब को परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई 2 दिन पहले, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई और 3 उसकी सबसे अहम बात है। पहली बात ये कि इंडिया का जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में जाएगा, अमेरिका उस पर 18% टैरिफ लगा देगा और अमेरिका की 18% इंडियन कंपनियों पर, इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने का मतलब यह है कि अमेरिका की मार्केट में इंडिया का जो सामान है वो महंगा बिकेगा और अमेरिका का जो सामान है वो सस्ता बिकेगा और इसलिए अमेरिका में अब इंडिया का सामान पहले की तरह फरोख्त नहीं हो पाएगा। दूसरी अहम तरीन शर्त उस माहदे में यह है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा और अगर भारत ने रूस से तेल की खरीदारी की तो अमेरिका भारत पर मज़ीद टैरिफ लगा देगा, अमेरिका निगरानी करेगा। तीसरी अहम शर्त उस डील में यह है कि भारत अगले 5 सालों में 500 बिलियन का सौदा करेगा या $500 बिलियन का सामान खरीदेगा अमेरिका से और अमेरिका से जो सामान भारत आएगा तो उस पर भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। अब तक या कह लीजिए ट्रंप की दूसरी मुद्दत से पहले हो या रहा था कि अमेरिका से जो सामान, जो अमेरिकी प्रोडक्ट भारत आता था तो भारत उस पर टैरिफ लगा रहा था, लेकिन भारतीय कंपनियों का जो सामान अमेरिका जाता था तो अमेरिका उस पर टैरिफ नहीं लगाता था। ट्रंप ने कहा कि अब तक टैरिफ एक तरफा चल रहा है, यानी हमारे सामानों पर भारत टैरिफ लगाता है लेकिन हम भारतीय सामानों पर टैरिफ नहीं लगाते हैं, इसलिए अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में भी टैरिफ लगाया जाएगा। पहले अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, फिर 50% टैरिफ लगाया, दोबारा उसको 25% टैरिफ कर दिया गया और इंडिया ने कह रखा था कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा।
अब जो ये ट्रेड डील हुई और ये डील 11 महीनों से पेंडिंग में थी, 11 महीनों से इस डील को फाइनल नहीं किया जा रहा था क्योंकि इस डील में सीधे सीधे भारत का नुकसान था। लेकिन 2 दिन पहले अचानक खबर आती है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में ये डील फाइनल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि डील फाइनल हो गई है और देश के लोगों के हक में है। अब अगर सामने रखकर देखा जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जो डील हुई है तो इस डील में किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है, यानी जब भी कोई माहदा, कोई एग्रीमेंट 2 देशों के बीच में होता है तो दोनों देशों का कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन मैंने जायज़ा लेने की कोशिश की, तज्ज़िया करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे एक्सपर्ट को मैंने पढ़ा, लेकिन इस पूरी डील में, इस पूरे माहदे में कहीं पर भी इंडिया का कुछ भी फ़ायदा नज़र नहीं आया क्योंकि भारतीय सामानों पर अमेरिका 18% टैरिफ लगा रहा है और अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इंडिया में कुछ भी टैरिफ नहीं लगेगा। तो यकीनी तौर पर इंडिया की मार्केट में अमेरिकी सामानों की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी कीमत कम होगी और इंडियन सामानों की कीमत अमेरिका में बढ़ जाएगी, उसकी ख़रीदारी नहीं होगी। उसको मिसाल से समझ लीजिए, और लोगों में इस बात को लेकर के परेशानी भी है। कश्मीर का सेब है। अब इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सेब की खेती होती है, उसमें पहले नंबर पर कश्मीर है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, कुछ और भी ऐसे इलाके हैं जहां सेबों की खेती होती है, सेब की वहां पैदावार होती है। अब अमेरिका का सेब भी इंडिया की मार्केट में आएगा, अमेरिका का जो सेब है वो इंडिया में बिकेगा और अमेरिकी सेब जो इंडिया के बाज़ार में आएगा उस पर भारत टैरिफ नहीं लगाएगा। तो मुमकिन है कि अमेरिका से आने वाले सेब की कीमत 10 रुपये कम हो और कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का जो सेब है उसकी कीमत ज़्यादा हो। अमेरिका बहुत बड़ा है, सेबों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिका एक साल में 1000 टन सेब इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है और कश्मीर या हिमाचल प्रदेश एक साल में 100 टन सेब एक्सपोर्ट करेगा पूरे देश में। तो अमेरिका बड़ा देश है, वहाँ की मार्केट ज़्यादा है, ज़्यादा वहाँ सेब होता है, तो पूरा इंडिया अमेरिकी सेब से भर जाएगा, उसकी कीमत कम होगी और मार्केट में जिस सामान की कीमत कम होती है लोग उसी को ख़रीदते हैं। जो सामान अच्छा होता है, सस्ता होता है, उसी की ज़्यादा मांग होती है। भले ही देशी सामान है, इंडिया का सेब है, लेकिन अगर उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो अमेरिकी सामानों की ही फ़रोख्त होगी, कश्मीरी सेब को या हिमाचल प्रदेश के सेब को नहीं ख़रीदा जाएगा। तो नुकसान इंडिया के ताजरों का हुआ, इंडिया के किसानों का हुआ, फ़ायदा अमेरिका का हो रहा है। या इसी तरह जो मकई है, इंडिया में भी मकई की खेती होती है, लेकिन अब अमेरिका का जो मकई है वो इंडिया आएगा और उस पर टैरिफ नहीं लगेगा, तो इंडिया के मकई के मुकाबले में वो सस्ता होगा और जो उसकी फ़रोख्त है, उसकी डिमांड है, इंडिया में बढ़ जाएगी। इसी तरह दूसरे सामानों को आप ले सकते हैं। जानवरों का जो चारा बनता है उसका सामान भी अब अमेरिका से इंडिया आएगा और यकीनी तौर पर इंडिया के किसानों का, इंडिया के ताजरों का यहाँ पर सीधा सीधा नुकसान होगा। इसके अलावा तेल का मसला है। जब इंडिया रूस से तेल ख़रीदता है या ईरान से तेल ख़रीदता है तो पेट्रोल या डीज़ल की जो कीमत है कुछ कम रहती है, लेकिन जब रूस से इंडिया तेल नहीं खरीद पाएगा, ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, डीजल और पेट्रोल की कीमत और ज़्यादा बढ़ेगी। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती है, हर एक शख्स को महंगाई का सामना करना पड़ता है। जब फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सहाफ़ियों से बातचीत कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने सीधा सीधा सवाल पूछ दिया कि क्या भारत अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा, और विक्रम मिस्री साहब ने गोलमोल जवाब दिया। एक मर्तबा भी उन्होंने रूस का नाम तक नहीं लिया। This briefing is really about the visit of the President of Seychelles and not about other subjects, but I can understand that your question is addressing issues that have swirled around for a few days now. So let me make share some thoughts with you and make clear how we are thinking about this particular issue. You are aware that India is a net importer in the oil and gas sector. We are a developing economy. We have to be conscious about our resource availability. Naturally, when you are dependent to the extent of 80-85% on an imported resource,
you have to have concerns about the possibility of inflation driven by energy costs. So it's not surprising, therefore, that our foremost priority is to safeguard the interests of Indian consumers insofar as energy is concerned, to ensure that they receive adequate energy at the right price and through reliable and secure supplies. And our import policy insofar as energy is concerned is therefore driven entirely by these objectives. Now, you would also have observed that in recent years, the global economy has faced significant uncertainties, which have had a major impact on the stability of global energy markets. India, certainly, I would imagine a lot of countries around the world, if not every country, have a shared and common interest in ensuring stable energy prices and secure supplies. And in fact, I would underline that India is not just one of the largest consumers of energy, but it also plays an important role as a stabilizing factor in global energy markets. And that's one reason why we import energy from multiple sources. So, as I mentioned earlier, the key drivers of our energy policy are adequate availability, fair pricing, and reliability of supply. So, if you look at the data, and I'm sure you're looking at the data on a constant basis, you will see that we import crude oil from dozens of countries. We are neither dependent on any single source for this, nor do we intend to be. And it is natural for the mix of sources to vary from time to time, depending on objective market conditions. Our approach is to maintain multiple sources of supply and diversify them as appropriate to ensure stability. Therefore, I would say that the more diversified we are in this area, the more secure we are. Insofar as actual sourcing of energy is concerned, again, all of you follow this closely, so you know that the actual sourcing is done by oil companies. Oil companies in the public sector, oil companies in the private sector. And they make decisions based on market conditions. They assess availability at any given point in time. They assess risks. They assess costs in this process. And obviously all of these companies also have their own internal accountability related processes to look at, and certain fiduciary responsibilities in the market. So at any given time, there is a rather complex matrix of issues that these companies have to take into account, which, not to disregard it, also includes very, very important financial and logistical aspects. So I expect that what you will continue to see in this sector, in this area, is business choices being made based on these considerations that I have outlined. So what I can firmly and confidently say that whether it is the government or indeed our business, at the end of the day, national interest will be the guiding factor for us in our choices. Thank you. आपने सुना विक्रम मिश्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और ये साफ पता चल रहा है कि भारत अब रूस से तेल खरीदने वाला नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि जब भी भारत को मुश्किल का सामना करना पड़ा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है,
तो रूस ने ही भारत का साथ दिया है। अभी पिछले साल यानी जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 4 दिनों तक जंग चलती रही, 10 मई 2025 को जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को लॉन्च किया था, 4 दिनों बाद उसने भारत पर जवाबी हमला किया। 26-27 जगहों को उसने इंडिया में टारगेट किया था। उस वक्त भारत ने S-400 से पाकिस्तान को जवाब दिया था, पाकिस्तान के हमलों को रोका था। और S-400 भारत ने रूस से ले रखा है। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है और बहुत ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जिसने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया, पाकिस्तान के हमलों को नाकाम बनाया। तो जब भी भारत को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है, रूस ही भारत का साथ देता है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि रूस से इंडिया तेल भी नहीं खरीदेगा। उधर अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, तो उस डील में अमेरिका ने बांग्लादेश को यह सहूलत दी है कि जो बांग्लादेश का कपड़ा अमेरिका की मार्केट में जाएगा तो उस पर 18% अमेरिका टैरिफ नहीं लगाएगा। अब फ़र्क समझिए, इंडिया से जो कपड़ा अमेरिका जाएगा, अमेरिका उस पर 18% टैरिफ लगाएगा, लेकिन बांग्लादेश से जो कपड़ा अमेरिका की मार्केट में जाएगा उस पर 18% टैरिफ नहीं लगेगा। तो अमेरिका की मार्केट में बांग्लादेश से जाने वाला कपड़ा सस्ता बिकेगा, भारत से जाने वाला कपड़ा महंगा बिकेगा और यकीनी तौर पर वहाँ के लोग बांग्लादेशी कपड़ा को पसंद करेंगे। ऐसे भी कपड़ों की मार्केट में या कपड़ों की इंडस्ट्री में जो बर्रे सग़ीर है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यही ममालिक सबसे ज़्यादा आगे हैं दुनिया भर में। यहाँ से कपड़ों की, क्लॉथ की सप्लाई होती है। इंडिया और बांग्लादेश की क्लॉथ इंडस्ट्री में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। कई बड़ी बड़ी कंपनियों के जो कारखाने हैं वो बांग्लादेश में पाए जाते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट वहाँ कम पड़ता है, वहाँ इंडस्ट्री का काम कम पैसे में हो जाता है। सऊदी अरबिया, दुबई में, अमेरिका में, यूके में जो आपको बड़े बड़े अच्छे कपड़े नज़र आते हैं या जो वहाँ ड्रेस आपको नज़र आता है और आप वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं कि दुबई का ड्रेस है या हमने रियाद से ख़रीदा है, मक्का मदीना से ख़रीदा है, वो ज़्यादातर ड्रेस बांग्लादेश से, इंडिया और पाकिस्तान से ही बनकर वहाँ जाते हैं। बस वहाँ का लेबल चस्पा कर दिया जाता है और आपको लगता है कि आपने दुबई से ख़रीदा है। अमेरिका की मार्केट में बांग्लादेश के कपड़ों पर टैरिफ न लगने की वजह से सस्ता होगा, भारत का सामान महंगा होगा। तो इस तरह भारत का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा में MP संजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर मजबूती के साथ आवाज़ उठाई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और ट्विटर पर उन्होंने एक वीडियो शेयर की है, आप इसको सुनिए। राकेश टिकैत साहब ने और सुधाकर सिंह जी ने, सांसद जी ने काफी कुछ बातें कही हैं। 3-4 इसमें आपत्ति के बिंदु हैं इस ट्रेड डील में। सबसे पहली बात तो ये कि पहले भारत के ऊपर जो यहाँ का सामान अमेरिका जाता था उस पर 2.9% टैक्स अमेरिका हमसे लेता था। उसको बढ़ा के उसने 25 कर दिया, अब घटा के 18 कर दिया। हम कह रहे हैं लड्डू बांटो। 3 से 18 कर दिया और हम कह रहे हैं लड्डू बांटिए, ढोल पीटिए, नाचिए, गाइए। बहुत अच्छी ट्रेड डील हो गई है। और अमेरिका से भारत में आने वाले सामान पे किसी पे 20%, किसी पे 25%, 29% तक टैक्स हम लोग लगाते थे, इसलिए कि हम अपने व्यापार को सुरक्षित रख सके, कृषि क्षेत्र को सुरक्षित रख सके। हमने कह दिया कि नहीं, अमेरिका से आने वाले सामान पे 0 टैक्स लगेगा। तो ये कौन सी ट्रेड डील है भाई? दूसरा, आपने कृषि का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया, तो देश के करोड़ों के किसानों के बर्बादी पर उनके डेथ वारंट पे मोदी जी ने साइन कर दिया। और इसमें अन्य उत्पाद जो लिखा है, सारा कुछ खेल उसमें है। कुछ तो लिख दिया उन्होंने, फल आएगा, DDG आएगा, तमाम और चीजें उसमें लिख दिया, लेकिन सोयाबीन का तेल आएगा, लेकिन उसमें लास्ट में लिख दिया अन्य उत्पाद। तो इसमें सब कुछ आएगा। तो किसान की बर्बादी के लिए आपने ये डील कर लिया। जो सबसे गंभीर बात है कि अमेरिका कह रहा है रूस से तेल नहीं खरीदोगे। रूस हमारा परंपरागत मित्र है और हम कह रहे हैं जी हुजूर, हम नहीं खरीदेंगे। वाणिज्य मंत्री से पूछिए, हकलाने लगते हैं। विदेश मंत्री से पूछिए, वो हकलाने लगते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता, आप जाके विदेश मंत्री से पूछिए। विदेश मंत्री ने वाणिज्य मंत्री से पूछिए। आपने देश का मजाक बना रखा है। आप रसिया से 40 महीने जो तेल खरीदे हैं उसका आंकड़ा निकल के आया, 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हिंदुस्तान को ही है। क्योंकि अमेरिका महंगा तेल देता है
वेनेजुला महंगा तेल पड़ेगा और रूस से तेल हमें लगभग $10 प्रति बैरल सस्ता पड़ता है, और वो अमाउंट होता है 40 महीने में 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है हिंदुस्तान की। तो आप हिंदुस्तान की जनता को कह रहे हो महंगा तेल खरीदो, 60,000 70,000 करोड़ का घाटा हर साल भुगतो, ये आप कह रहे हैं। और अंतिम जो सबसे गंभीर बात है, जिसको पढ़ के हर भारतीय का सिर शर्म से झुक गया, 190 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़के देश को आजाद कराया हमारे क्रांतिकारियों ने, और आपने लिख दिया कि अमेरिका हमारे ऊपर निगरानी करेगा। वहां का गृह मंत्री, वहां का विदेश मंत्री, वहां का वाणिज्य मंत्री, वहां का वित्त मंत्री, हम कोई चोर है, बेईमान है, हमारे ऊपर नजर रखेगा वो? हम युगांडा है, घाना है, वेनेजुला है, वो हमारे ऊपर निगरानी रखेगा कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए उसकी भाषा में, तो वो ट्रंप महोदय फिर से टैक्स को बढ़ा के 25% कर देंगे। यह कौन सी ट्रेड डील है? ये भारत के स्वाभिमान और सम्मान पर चोट है, हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के रोजगार और आजीविका पे चोट है, और ये डील पूरी तरीके से अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए और मोदी को बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल और अडानी का जो मामला चल रहा है उससे बचाने के लिए ये डील की गई है। दबाव में की गई डील है, ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील नहीं है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और ऐसे खुलासे जिससे भारतीयों का सिर शर्म से झुक जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के लोग इस बात को कैसे सोचते होंगे, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने भारत को युगांडा, घाना, वेनेजुला जैसे देश की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिख रहे हैं ट्रेड डील के अंदर अपना, उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका का वित्त मंत्री, अमेरिका का गृह मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा। तो अमेरिका का गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा, विदेश मंत्री, और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर फिर से टैक्स 25% हो जाएगा। तो ये कौन सी ट्रेड डील है भैया? ये धमकी डील है या ट्रेड डील है? ये तो आपको धमका के ट्रेड डील की गई है। आपसे जो भी उन्होंने कहा आपने मान लिया। क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अपराध है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत के पैसे की बचत करना अपराध है? जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बोलूंगा तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। रूस से तेल खरीदने में पिछले 40 महीनों के अंदर भारत सरकार को, भारत को 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इतना सस्ता तेल हमें रूस से मिलता है, 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत। लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने अपने उस परंपरागत दोस्त से, जिसने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया, हर युद्ध के समय में भारत का साथ दिया, जब अमेरिका ने धमकी दी थी भारत को 71 के युद्ध के दौरान, उस वक्त भी रूस हमारे साथ खड़ा था। हमने ऐसे अपने परंपरागत दोस्त को, जिसके बारे में अभी दिसंबर में कसीदे पढ़े जा रहे थे गोदी मीडिया के द्वारा कि अब देखिए ट्रंप और पुतिन एक हो गए, और अब देखिए पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी, और अब ट्रंप को हम जवाब दे पाएंगे, आज हमने दूध की मक्खी की तरह निकाल के उस रूस को फेंक दिया। हमने अमेरिका के कहने पे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। वित्त मंत्री को पूछो, उनको कुछ नहीं पता। वाणिज्य मंत्री को पूछो, कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछो। मोदी जी जवाब देने के लिए नहीं आते। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 190 साल तक अंग्रेजों से लड़कर जो आजादी मिली, वो आजादी आपने खत्म कर दी। भारत अपने निर्णय खुद से नहीं ले सकता। भारत का निर्णय ट्रंप ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। यह कितनी हैरान करने वाली बात है।
ये भारत की संप्रभुता पे चोट पहुंचाने वाली बात है, हमारे स्वाभिमान और सम्मान पे चोट पहुंचाने वाली बात है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारा फैसला कौन ले रहा है? ट्रंप ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। और आपको बता दूं, आज एक और खुलासा हुआ है, आपको सुनकर शर्म आएगी। उस खुलासे में लिखा हुआ है, उस ट्रेड डील में लिखा गया है जो बांग्लादेश के साथ उनकी ट्रेड डील हुई है, कि हमारे ऊपर तो कपड़े के मामले में 18% टैक्स लगेगा। हमारे कपड़ों पर अमेरिका में 18% टैक्स लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग, कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए लोग, भारत के कपड़े पर अमेरिका में 18% टैक्स लगेगा, लेकिन बांग्लादेश के कपड़े पर अमेरिका में 0% टैक्स लगेगा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए भारत के साथ ट्रेड डील किए हुए और आपके पीठ में छुरा मार दिया अमेरिका ने। बांग्लादेश का कपड़ा सस्ता बिकेगा और हमारा कपड़ा महंगा बिकेगा। कौन खरीदेगा अमेरिका में? कौन सी ट्रेड डील आपने की है? यानी कि बांग्लादेश से भी कम महत्व वो अमेरिका भारत को दे रहा है, जिस अमेरिका के आप गुणगान करते हुए फिर रहे हैं, जिसके कारण आपने रूस को छोड़ दिया। इतना ही नहीं हुआ, आपने रूस से तेल खरीदना बंद किया और चीन ने रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया। ध्यान से सुनिए, बढ़ा दिया। चीन अपने फैसले खुद ले सकता है तो भारत क्यों नहीं ले सकता? संजय सिंह साहब ने बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठाई है। तमाम लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस मुद्दे पर वो वीडियो बनाए, इसके बारे में बोले, क्योंकि तमाम लोगों का नुकसान हो रहा है। और भारत की जो एक अहमियत थी कि दुनिया में 4-5 ममालिक ही ऐसे हैं जिनके पास आर्मी की ताकत है, जिनके पास क़ुव्वत है, जिनकी फ़ॉरेन पॉलिसी अपने आप में तय होती है, कोई दूसरा उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को नहीं बना सकता। उसमें अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत का नाम भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि अमेरिका की शर्तों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की है और यहाँ पर अमेरिका बांग्लादेश को ज़्यादा वैल्यू और अहमियत दे रहा है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर एक वीडियो बनाई है और कहा है कि कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करके कहा कि इंडिया के मुकाबले में बांग्लादेश को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है अमेरिका। आखिर भारत की कमज़ोरी क्या है? कल अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील साइन करी और यह भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। समझिएगा क्यों। भारत के ऊपर अमेरिका ने 18% टैरिफ लगाया था, बांग्लादेश के ऊपर 19% टैरिफ लगाया। बांग्लादेश के टेक्सटाइल, वहां की अपैरल, वहां के गारमेंट्स पर 19% टैरिफ लगाया, लेकिन उसके साथ एक क्लॉज डाला गया है जो हिंदुस्तान की डील में नहीं है। इसको जीरो एक्सेस क्लॉज कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि बांग्लादेश के गारमेंट मेकर्स अगर अमेरिकी कॉटन और अमेरिकी यान से कपड़ा बनाएंगे तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। हिंदुस्तान की डील में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ऊपर तो 18% टैरिफ लगना ही लगना है। यह खबर हमारे लिए 2 स्तर पर बहुत बुरी है। पहली, इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे कॉटन, हमारी यान इंडस्ट्री का होगा, जो लोग कॉटन उगाते हैं। इसलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश हमसे बहुत सारा सूत, बहुत सारा कॉटन खरीदता है। अब वो ये कॉटन अमेरिका से खरीदेगा क्योंकि ऐसा करने पे उसका फायदा होगा। दूसरा नुकसान हमारे एक्सपोर्टर्स का होगा। हम पर तो 18% टैरिफ लगेगा, लेकिन बांग्लादेश वहां से खरीदकर जब बनाएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। तो 18% जिस पर टैरिफ लगेगा और जिस पर 0% टैरिफ लगेगा, पौ 12 तो 0% वाले की रहेगी। अब नरेंद्र मोदी चिकनी चुपड़ी बातें कर लें और पीयूष गोयल जो है 50 और इंटरव्यू दे दें, इससे यह सत्य नहीं बदलेगा कि सूरत हो, पानीपत हो, तिरुपुर हो, कोयम्बटूर हो, नोएडा के कई इलाके हो, दिल्ली के कई इलाके हो, जहां पर यह बड़ा काम होता है टेक्सटाइल्स का, गारमेंट्स का, यहां त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन क्या सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है, या सरकार अभी भी बस चिकनी चुपड़ी बातें करने में, बड़े बड़ी किस्से कहानी बनाने में मशगूल है? असलियत यह है कि बांग्लादेश के साथ अमेरिका ने जो जीरो क्लॉज डाला है, एक्सेस जीरो क्लॉज का, उससे बांग्लादेश का बहुत फायदा होने वाला है और यह हमारे लिए घातक खबर है। आपने सुना सुप्रिया श्रीनेट को। उधर पार्लियामेंट का बजट सेशन जारी है और पार्लियामेंट में मुद्दों पर गुफ्तगू भी नहीं हो पा रही है। बार बार पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद कर दी जा रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के लोगों का इल्ज़ाम यह है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस बीच जो लोग बोल रहे हैं वो ट्रेड डील पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सरबराह हैं और MP है, उन्होंने भी ट्रेड डील पर पार्लियामेंट में आज बातचीत की। क्या कुछ कहा? मैं
तीसरा सदस्य इस पे बोल रहा हूं। मैं अभी में से पूर्व कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय शशि थरूर जी जो बात कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। सभापति महोदय, वही मिलते जुलते आंकड़े हमारे पास भी हैं। जब कभी जवाब आए तो शायद उन आंकड़ों का जवाब भी आए। और जब वो अपनी बातों को ख़त्म कर रहे थे तो वो एक शेर पढ़ के गए हैं, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर पढ़ के गए हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, यही शेर अगर बीजेपी को पढ़ना होता तो बीजेपी कैसे पढ़ती? अगर यही शेर बीजेपी को पढ़ना पड़ता तो वो पढ़ते कि हमको मालूम है स्वर्ग की सच्चाई, लेकिन दिल को बहलाने के का गालिब ये ख्याल की जगह सोच अच्छा है। सभापति महोदय, यही फर्क है। सबका साथ, सबका विकास। सभापति महोदय, बोलने से पहले मैं जब बजट को देख रहा था और अक्सर सरकार को पिछले कई सालों से चलता हुआ मैं देख रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं, क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। सभापति महोदय, बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरा देश और पूरे देश में ये बहस चल रही थी कि अमेरिका को लेकर के डील होने जा रही है। सभापति महोदय, मुझसे पहले अभी जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय सदस्य बोल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का ये पक्ष है कि हम लोगों ने दुनिया में बहुत सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहूँगा, अभी कितने देश और बचे हैं जिससे आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए हैं? कुछ ऐसे भी देश बचे होंगे शायद जिनसे आपकी इच्छा होगी कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और सभापति महोदय, का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी जाते हैं, जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोगों की उससे जोड़ देते थे, इतने सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उसके बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा? और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया? अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय, तो 11 महीने किस बात का इंतजार था? हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े लोग हैं, उनके साथ ये परेशानी क्यों? बजट पर सबसे पहला सवाल यही है कि डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है तो क्या इस बजट को लाने से पहले आत्मनिर्भरता और स्वदेशी को अपने अपने शब्दकोश से हटा दिया है, या इसको उल्टे अर्थ में विलोम शब्दकोश में डाल दिया है? और भी कई लोगों ने ट्रेड डील पर आवाज उठाई है। उधर कांग्रेस के हेडक्वार्टर में लगातार ट्रेड डील के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस डील पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजबूरी क्या है कि उनको अमेरिका के सामने झुककर ये समझौता करना पड़ा। दूसरी तरफ मैंने ये जानने की कोशिश की कि इसमें भारत का फ़ायदा क्या है, तो एक भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल सका जिससे पता चल रहा हो कि भारत के इसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। हाँ, कुछ अंधभक्तों ने, कुछ लोगों ने जो इस डील में भारत का फ़ायदा गिनाने की कोशिश की, तो बस इतना कि इस डील से पहले अमेरिका भारत पर
25% टैरिफ लगा रहा था और इस डील के बाद अमेरिका भारत के सामानों पर, भारतीय प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 18% टैरिफ लगाएगा, यानी 7% टैरिफ कम हो गया है भारतीय प्रोडक्ट्स पर। इतना ही फायदा हुआ। लेकिन यह बदलाव सिर्फ 6 महीने के अंदर हुआ है। ट्रंप के दूसरी मर्तबा अमेरिका में आने से पहले भारतीय सामानों पर अमेरिका में कुछ भी टैरिफ नहीं लगता था और अमेरिकी सामानों पर, अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर इंडिया में टैरिफ लगता था 25%, 30%, 40%। और अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो ऐसा ही हुआ कि जैसे पहले चीज़ों को महंगा किया जाए, फिर उसकी कीमत को कुछ कम कर दिया जाए और कहा जाए कि हमने रेट कम कर दिया है। तो अमेरिका में अब तक, यानी आज से 1 साल पहले तक भारत के प्रोडक्ट पर कुछ भी टैरिफ नहीं लगता था। अब 4-5 महीना पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया और अब इस डील के बाद उसमें से सिर्फ 7% टैरिफ कम हुआ है, 18% टैरिफ अब भी लग रहा है। जैसे पहले जीएसटी की कीमत बढ़ाई गई थी, बीच में भारत सरकार ने कुछ कम कर दिया और फिर गोदी मीडिया ने मोदी सरकार की खूब तारीफ की कि मोदी सरकार ने महंगाई कम करने का काम किया है, जीएसटी को कम कर दिया है। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जीएसटी को बढ़ाया भी मोदी सरकार नहीं था। जैसे पेट्रोल अगर आज 105 रुपये का मिल रहा है तो अचानक 5 रुपये उसकी कीमत को बढ़ाकर 110 रुपये कर दिया जाए और फिर उसमें से 50 रुपये कीमत कम कर दिया जाए, 109 रुपये 50 पैसे कर दिया जाए और फिर तारीफ़ की जाए कि सरकार ने 50 पैसा पेट्रोल की कीमत में कम कर दिया है, पेट्रोल 50 पैसा सस्ता कर दिया है। सवाल ये नहीं, सवाल यह है कि 5 रुपया पहले बढ़ाया किसने था। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है और अनभक्तों के पास इस सवाल का कुछ भी जवाब नहीं है। इंडिया के किसानों का, इंडिया के ताजरों का, इंडिया के लोगों का साफ साफ नुकसान हो रहा है। आपकी इस डील के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 99 या 299 का प्लान ही ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।